थोड़ी देर बाद नईम एक नई ज़रा पहने और हाथ में एक हल्की सी तलवार लिए तमाशाइयों की सफ में खड़ा इब्ने अमर के शागिर्दों को तेगजनी की मशक करते देख रहा था। उसके सर पर यूनानी वज़ा के खुद ने उसका चेहरा ठोड़ी तक छुपा रखा था। उसने इन लोगों के सिवा जो उसकी तीरंदाजी से मुतासर होकर उसके साथ चले आए थे, किसी को यह मालूम ना था कि ये कोई अजनबी है। इब्ने अमर तमाशाइयों के ग्रोह से अलग मैदान में खड़ा अपने शागिर्दों को हदायत दे रहा था। एक लड़के के मुकाबले के लिए यके बाद दिगरे चंद लड़के मैदान में निकले, लेकिन उसके सामने किसी की ना चली। वो अपने हर नए मुकाबले को किसी न किसी दांव में लाकर हार मनवा लेता। बिलाखिर इब्ने अमर ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और कहा, मोहम्मद तुम तैयार नहीं हुए? मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर दबी जुबान में इब्ने अमर से कुछ कहा। इब्ने अमर मुस्कुराता हुआ नईम की तरफ आया और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, तुम अब्दुल्ला के भाई हो? जी हाँ। इस लड़के से मुकाबला करोगे? जी, मुझे इतनी ज्यादा मश्क नहीं और फिर वो मुझसे बड़ा भी है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरा भाई कहाँ है? वो भी यही है। तुम्हें उससे मिलाएंगे, पहले इसके साथ मुकाबला करके दिखाओ। नईम झिझकता हुआ मैदान में आया। तमाशाई जो पहले खामोश खड़े थे एक दूसरे से बातें करने लगे। दो तलवारें आपस में टकराईं और इनकी झनकार आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। कुछ देर नईम का मद्दे मुकाबल उसे कमसिन समझकर फकत इसके वार रोकता रहा, लेकिन नईम ने अचानक पैंतरा बदला और इस कदर तेजी के साथ वार किया कि वो इस गैर मुतवक्के वार को बरवक्त ना रोक सका और नईम की तलवार उसकी तलवार पर फिसलती हुई उसके खुद से टकरा गई। तमाशाइयों ने तहसीनो आफरीन के नारे बुलंद किए। नईम के मध्य मुकाबल के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। उसने गुस्से की हालत में चंद वार शिद्दत के साथ किए और नईम को पीछे धकेलना शुरू किया। चंद कदम पीछे हटने के बाद नईम का पांव डगमगाया और वह पीठ के बल गिर पड़ा। नईम का मुकाबल फातिहाना अंदाज में तलवार नीचे करके उसके दोबारा उठने का इंतजार करने लगा। नईम गुस्से की हालत में उठा और तेगजनी के तमाम उसूलों का नजरअंदाज करते हुए इंतहाई तुंदी और तेजी से उस पर वार करने लगा। नईम का सिपाही अन्ना रसूम से बाहर जाता देखकर उसने पूरी ताकत के साथ तलवार घुमाकर वार की। नईम ने यह वार अपनी तलवार पर रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार उसके हाथ की गिरफ्त से निकलकर चंद कदम दूर जा गिरी। नईम परेशान सा होकर इधर उधर देखने लगा। मोहम्मद बिन कासिम और इब्ने अमर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। इब्ने अमर ने एक हाथ अपने शागिर्द और दूसरा हाथ नईम के कंधे पर रखते हुए कहा, नईम से कहा, आओ अब तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलाएं। जी हाँ, कहाँ है वो? इब्ने अमर ने दूसरे लड़के का खुद उतारते हुए कहा, इधर देखो। नईम भाई भाई कहता हुआ अब्दुल्ला से लिपट गया। अब्दुल्ला को इंतहाई परेशानी की हालत में देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने नईम का खुद उतार दिया और कहा, अब्दुल्ला ये नईम है, काश ये मेरा भाई होता। साबरा के लाल इब्ने अमर जैसे मुशर्रिक उस्ताद के साया में एक गैर मामूली रफ्तार से रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी तरक्की कर रहे थे। मकतब में अब्दुल्ला का नाम सबसे पहले आता, लेकिन अखाड़े में नईम सबसे अव्वल रहता। मोहम्मद बिन कासिम कभी कभी अखाड़े में आता और नईम को बाज बातों में इसकी बरतरी का एतराफ करना पड़ता। मोहम्मद बिन कासिम को तेगजनी में ज्यादा महारत थी। नेजाबाजी में दोनों एक जैसे थे। तीरंदाजी में नईम सबकत ले जाता। मोहम्मद बिन कासिम बचपन ही में अपने आप को इन खसाइस का मालिक साबित कर चुका था, जो बाज लोगों को हर माहौल में मुमताज रखते हैं। इब्ने अमर कहा करता था कि वो किसी बड़े काम के लिए पैदा किया गया है। अब्दुल्ला और नईम के साथ मोहम्मद बिन कासिम की दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता गया। बज़ाहिर मोहम्मद बिन कासिम की नजरों में वो दोनों एक जैसे थे, लेकिन अब्दुल्ला खुद इस बात को महसूस करता था कि नईम उससे ज्यादा करीब है। नईम को मकतब में दाखिल हुए अभी 8 महीने गुजरे थे कि मोहम्मद बिन कासिम फारिग तहसील होकर फौज में शामिल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद मकतब में नईम का एक और जोहर नुमाया होने लगा।
اس مدرسے کے طلباء ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی موضوع پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔ موضوع ابن عامر خود تجویز کرتے۔ نعیم نے بھی اپنے بھائی کی دیکھا دیکھی ایک مناظرے میں حصہ لیا، لیکن وہ پہلے مناظرے میں چند ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ کر گھبرا گیا اور کھسیانہ سا ہو کر ممبر سے اتر آیا۔ لڑکوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ابن عامر نے اسے تسلی دی، لیکن وہ ساری رات مغموم رہا اور رات بھر کروٹیں بدلتے گزار دی۔ اگلی صبح وہ بستر سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ دوپہر تک ایک کھجور کے سائے تلے بیٹھ کر اپنی تقریر رٹتا رہا۔ اگلے ہفتے اس نے پھر مناظرے میں حصہ لیا اور ایک پرجوش تقریر سے سامعین کو محو حیرت کر دیا۔ اس کے بعد اس کی جھجک جاتی رہی اور اب بے تکلفی سے ہر مناظرے میں حصہ لینے لگا۔ اکثر مناظروں میں عبداللہ اور نعیم دونوں شامل ہوتے۔ ایک بھائی ایک موضوع کے حق میں تقریر کرتا تو دوسرا اس کی مخالفت میں۔ شہر کے وہ لوگ جو اس کے جوہر دیکھ کر گرویدہ ہو چکے تھے، اس کی تقریروں میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ ابن عامر نعیم کی رگوں میں سپاہیانہ خون کی حرارت کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں ایک غیر معمولی مقرر کی صلاحیت بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہونہار شاگرد کے اس جوہر کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ چند تقریروں سے نہ صرف اپنے مدرسے کا بہترین مقرر سمجھا جانے لگا، بلکہ بصرہ کی گلیوں میں بھی اس کی جادو بیانی کے چرچا ہونے لگے۔ ابن عامر کے شاگردوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بلند ارادوں کی تکمیل کے راستے میں بڑھاپا اور خرابی صحت بری طرح حائل ہو رہے تھے۔ اس نے والی بصرہ سے درخواست کی کہ مدرسہ میں ایک تجربہ کار استاد کی ضرورت ہے۔ والی بصرہ کو اس کام کے لیے سعید سے زیادہ جوان اور کوئی آدمی موزوں نظر نہ آیا۔ حجاز نے دربار خلافت میں درخواست کی اور وہاں سے سعید کو فوراً بصرہ پہنچ جانے کا حکم صادر ہوا۔ نعیم اور عبداللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک نیا استاد آ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ وہ ان کا ماموں ہے۔ سعید قبرص کے ایک نو مسلم گھرانے کی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی سمیت پہلے صابرہ کے پاس پہنچا اور چند دن وہاں رہ کر بصرہ چلا آیا۔ مکتب میں آتے ہی اس نے پوری تندہی سے کام شروع کر دیا۔ اسے یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ اس کے بہترین شاگرد اس کے اپنے بھتیجے ہیں۔ بعد ازاں عبداللہ اپنی جماعت کے چند اور نوجوان طلباء کے ساتھ فارغ التحصیل ہو گیا۔ جب ان طلباء کو رخصت کرنے کا دن آیا تو ابن عامر نے حسب معمول الوداعی جلسہ منعقد کیا۔ والی بصرہ نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ طلباء کو دربار خلافت کی طرف سے گھوڑے اور اسلحہ جات تقسیم کیے گئے۔ ابن عامر نے الوداعی خطبہ دیتے ہوئے کہا، نوجوانوں، اب تمہارا حوادث کی دنیا میں قدم رکھنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ مجھے اس وقت ان تمام باتوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں جو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، فقط اپنے چند الفاظ ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ زندگی ایک مسلسل جہاد ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین فعل یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی محبت میں اپنی جان تک پیش کر دے۔ جب تک تمہارے دل اس مقدس جذبے سے سرشار رہیں گے، تمہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں روشن نظر آئیں گے۔ تم دنیا میں سربلند اور ممتاز رہو گے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یاد رکھو، جب اس جذبے سے تم محروم ہو جاؤ گے تو دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور آخرت بھی تمہیں تاریک نظر آئے گی۔ کمزوری تمہارا دامن اس طرح پکڑ لے گی کہ تم ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکو گے۔ کفر کی وہ طاقتیں جو مجاہدوں کے راستے میں ذروں سے بھی زیادہ ناپائیدار ہیں، تمہیں پتھر کی طرح مضبوط چٹانیں دکھائی دیں گی۔ دنیا کے عیار قومیں تمہیں مغلوب کر لیں گی اور تم غلام بنا دیے جاؤ گے، اور استبدادی نظام کے ایک ایسے طلسم میں جکڑ دیے جاؤ گے کہ تمہارے لیے اس سے نجات پانا ناممکن ہو جائے گا۔ تم اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرو گے، لیکن تم اسلام سے کوسوں دور ہوگے۔ یاد رکھو، صداقت پر ایمان لانے کے باوجود
अगर तुम में सदाकत के लिए कुर्बानी की तड़प पैदा नहीं होती तो समझ लेना कि तुम्हारा ईमान कमजोर है। ईमान की पुख्तगी के लिए आग और खून के दरिया को अबूर करना जरूरी है। जब तुम्हें मौत जिंदगी से अजीज नजर आए तो ये समझना कि तुम जिंदा रहो, और जब तुम्हारे शौक़े शहादत पर मौत का खौफ गालिब आ जाए तो तुम्हारी हालत इस मुर्दे की सी होगी जो कब्र के अंदर सांस लेने के लिए हाथ पांव मार रहा हो। इब्ने अमर ने तकरीर के दौरान में एक हाथ से कुरान उठाकर बुलंद किया और कहा, ये अमानत आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाए कुदुस की जानिब से अता हुई, और वो दुनिया में अपना फर्ज पूरा करने के बाद ये अमानत हमारे सुपुर्द कर गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से साबित किया कि हम इस अमानत की हिफाजत तलवार की तेजी और बाजू की कुव्वत के बगैर नहीं कर सकते। जो पैगाम तुम तक पहुंच चुका है, तुम्हारा फर्ज है कि इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। इब्ने अमर अपनी तकरीर खत्म करके बैठ गए और हज्जाज बिन यूसुफ ने मसला जहाद को एक फसीह व बलीग अंदाज में बयान करने के बाद अपनी जेब से एक खत निकालते हुए कहा, ये खत मरू के गवर्नर की तरफ से आया है। वो दरियाए जेहून को अबूर करके तुर्कस्तान पर हमला करना चाहता है। उसने इस खत में मजीद फौज का मुतालबा किया है। मैं फिलहाल बसरे से चंद दिनों तक 2000 सिपाही रवाना कर रहा हूँ। तुम में से कौन है जो अपने आप को इस फौज में शरीक करने के लिए पेश करता है? इस पर तमाम तलबा ने हाथ बुलंद कर दिए। हज्जाज ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बे जिहाद की कदर करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ फारिग व तहसील तलबा को दावत दूंगा। मैं इस फौज की क़यादत इसी मदरसा के एक होनहार तालिब इल्म के सुपुर्द करना चाहता हूँ। मैं अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान के मुतल्लिक़ बहुत कुछ सुन चुका हूँ, इसलिए मैं ये खिदमत उसके सुपुर्द करता हूँ। आपसे जो नौजवान इसका साथ देना चाहें 20 दिनों में अपने घरों से होकर बसरा पहुंच जाए। साबरा का मामूल था कि वो फजर की नमाज से फारिग होकर अजरा को अपने सामने बिठा लेती और उससे कुरान सुनती। अजरा की आवाज की मिठास कभी कभी पड़ोस की औरतों को भी साबरा के घर खींच लाती। इसके बाद साबरा गांव की चंद लड़कियों को तालीम देने में मसरूफ हो जाती और अजरा घर के कामकाज से फुर्सत हासिल करके तीरंदाजी के मशक किया करती। एक रोज तुलुए आफ्ताब से पहले अजरा हस्बे मामूल कुरान सुनाकर उठने को थी कि साबरा ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास उठा लिया और कुछ देर मोहब्बत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखने के बाद कहा, अजरा, मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि अगर तुम ना होती तो मेरे दिन बड़ी मुश्किल से कटते। अगर तुम मेरी बेटी होती तो भी मैं तुम्हारे साथ शायद इससे ज्यादा मोहब्बत ना कर सकती। अजरा ने जवाब दिया, अगर आप ना होती तो मैं। अजरा इससे आगे कुछ ना कह सकी। इसकी आंखों में आंसू भर आए। अजरा, साबरा ने कहा, हाँ अम्मी। साबरा आगे कुछ कहना चाहती थी कि बाहर का दरवाजा खुला और अब्दुल्ला घोड़े की बाग थामे अंदर दाखिल हुआ। साबरा उठी और चंद कदम आगे बढ़ी। अब्दुल्ला ने सलाम किया। माँ और बेटा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। बेटे से हटकर माँ की नजर कहीं दूर जा पहुंची। उस दिन से 20 साल पहले अब्दुल्ला का बाप ऐसे ही लिबास में और ऐसी ही शक्ल सूरत के साथ घर में दाखिल हुआ करता था। अम्मी, हाँ बेटा, आप पहले से बहुत कमजोर नजर आ रही हैं। नहीं बेटा, आज तो मुझे कमजोर नजर नहीं आना चाहिए। लाओ मैं तुम्हारा घोड़ा बांध दूं। साबरा ने ये कहकर घोड़े की बाग पकड़ ली और प्यार से इसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। अम्मी छोड़िए, ये कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला ने माँ के हाथ से घोड़े की लगाम छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। साबरा ने कहा, बेटा, तुम्हारे बाप का घोड़ा मैं ही बांधा करती थी, लेकिन मैं आपको तकलीफ देना गुनाह समझता हूँ। बेटा जिद ना कर, छोड़ो। अब्दुल्ला ने माँ के लहजे से मुतासिर होकर घोड़े की लगाम छोड़ दी। साबरा घोड़ा लेकर अस्तबल की तरफ अभी चंद ही कदम बढ़ी थी कि अजरा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा, अम्मी छोड़िए, मैं बांधूं। साबरा ने अजरा की तरफ मोहब्बत आमेज मुस्कुराहट से देखा और कुछ सोचकर घोड़े की लगाम उसके हाथ में दी। अब्दुल्ला ने रुखसत के 20 दिन घर पर गुजारे। घर के हालात में उसने एक जबरदस्त तगय्युर महसूस किया। अजरा
जो पहले भी इसके साथ किसी हद तक तकल्लुफ से पेश आती थी, अब बहुत ज्यादा शर्माने लगी थी। अब्दुल्ला की रुखसत का दिन पहुंचा। लाडले बेटे के लिए माँ का बेहतरीन तोहफा इसके दादा के जमाने की खूबसूरत तलवार थी। जब अब्दुल्ला घोड़े पर सवार हुआ तो उजरा ने अपने हाथ का तैयार किया हुआ एक रुमाल साबरा को ला कर दिया और शर्माते हुए अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया। साबरा ने उजरा का मतलब समझकर रुमाल अब्दुल्ला को दे दिया। अब्दुल्ला ने रुमाल खोलकर देखा, दरमियान में सुर्ख रंग के रेशमी धागे के साथ कलामे इलाही के ये अल्फाज लिखे हुए थे, कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, उनसे जंग करो यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे। अब्दुल्ला ने रुमाल जेब से निकालकर अजरा की तरफ देखा और अजरा से नजरें हटाकर माँ की तरफ देखते हुए इजाजत चाही। साबरा ने माँ के नर्मो नाजुक जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, बेटा अब तुम्हें मेरी नसीहतों की जरूरत नहीं। ये कभी ना भूलना कि तुम किसकी औलाद हो। तुम्हारे आबाओ अजदाद का खून कभी एड़ियों पर नहीं गिरा। मेरे दूध और उनके नाम की लाज रखना। अब्दुल्ला को जिहाद पर गए 1 साल गुजर चुका था। साबरा पर वो अपने चंद खुतूत से जाहिर कर चुका था कि वो गयूर माँ की तवक्को से ज्यादा नामवरी हासिल कर रहा है। सईद के खुतूत और बसरा से बस्ती में आने जाने वाले लोगों की जुबानें उसे मकतब में नईम के नाम की इज्जत और शोहरत की इत्तला भी मिलती रहती थी। नईम के एक खत से साबरा को मालूम हुआ कि वो अनकरीब फारिग तहसील होकर आने वाला है। एक दिन साबरा किसी पड़ोसन के यहाँ गई हुई थी। अजरा तीर और कमान हाथ में लिए सहन में बैठी मुख्तलिफ अशिया पर निशाने की मशक कर रही थी। एक कौवा उड़ता हुआ अजरा के सामने खजूर के दरख्त पर बैठ गया। अजरा ने ताक कर तीर चलाया, लेकिन कौवा बचकर उड़ गया। अभी कौवा उड़ा ही था कि दूसरी तरफ से एक और तीर आया और वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। अजरा हैरान होकर उठी और कौवे के जिस्म से तीर निकालकर इधर उधर देखने लगी। अचानक एक ख्याल के आते ही उसका दिल मुसर्रत से धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर फाटक की तरफ देखा। नईम घोड़े पर सवार फाटक से बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अजरा के चेहरे पर हया और मुसर्रत की सुर्खी दौड़ने लगी। वो आगे बढ़ी और फाटक खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। नईम घोड़े से उतरकर अंदर दाखिल हुआ। नईम बसरा से लेकर घर तक बहुत कुछ कहने और बहुत कुछ सुनने की तमन्नाएं बेदार करता हुआ आया था, लेकिन इंतहाई कोशिश के बावजूद अच्छी हो अजरा कहकर खामोश हो गया। अजरा ने कोई जवाब देने की बजाय एक सानिया के लिए उसकी तरफ देखा और फिर आंखें झुका ली। नईम ने फिर जुर्रत की, अजरा कैसी हो? अच्छी हूँ। अम्मी जान कहाँ है? वो किसी औरत की तीमारदारी के लिए गई हैं। फिर दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। अजरा मैं तुम्हें हर रोज याद किया करता था। अजरा ने आंखें ऊपर उठाई, लेकिन सिपाहियाना शान में हुस्न जबरूत के मुजस्समे को जी भर कर देखने की जरूरत ना हुई। अजरा तुम मुझसे नाराज हो? अजरा जवाब में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नईम की शाहाना तमक्कुनत ने उसकी जुबान बंद कर दी। लाइए मैं आपका घोड़ा बांधा। उसने गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं अजरा, तुम्हारे हाथ ऐसे कामों के लिए नहीं बनाएंगे। नईम ये कहकर घोड़े को अस्तबल की तरफ ले गया। नईम 3 माह घर रहा और जिहाद पर जाने के लिए वाली बसरा के हुक्म का इंतजार करता रहा। घर पर खिलाफे तवक्को उसने ज्यादा खुशी के दिन ना गुजारे। शुबाब के आगाज ने अजरा और इसके दरमियान हया की एक नाकाबिले अबूर दीवार हायल कर दी थी। बचपन के गुजरे हुए वो दिन जब वो अजरा का नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लेकर बस्ती के नखलस्तानों में चक्कर लगाया करता था, उसे एक ख्वाब मालूम होते थे। कमोबेश यही हालत अजरा की थी। नईम उसके बचपन का रफीक उसे पहले से बहुत मुख्तलिफ नजर आता था। उसके तर्ज अमल में तकल्लुफ की कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। नईम अपने जिस्म रूह में एक कैद और दिल पर एक बोझ महसूस करने लगा। अजरा उसके साथ दिल पर बचपन ही से मोहब्बत का पुरसुरूर नगमा बेदार कर चुकी थी। नईम चाहता था कि इस सहराई हूर के सामने अपना दिल खोल कर रख दे,
لیکن حیا نے اسے منہ کھولنے کی اجازت ہی نہ دی۔ تاہم دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر رہے تھے۔ نعیم کے گھر آنے کے 4 ماہ بعد عبداللہ رخصت پر آیا اور صابرہ کے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نعیم اور عبداللہ ماں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ اپنے فوجی کارنامے اور ترکستان کے حالات سنا رہا تھا۔ عذرا کچھ دور دیوار کا سہارا لیے کھڑی عبداللہ کی باتیں سن رہی تھی۔ گفتگو کے اختتام پر عبداللہ نے بتایا کہ میں بصرہ سے ہو کر آیا ہوں۔ ماموں سے ملے تھے؟ صابرہ نے پوچھا۔ ملا تھا، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور مجھے ایک خط بھی دیا ہے۔ کیسا خط؟ عبداللہ نے جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا، آپ پڑھ لیں۔ تم ہی پڑھ کر سنا دو بیٹا۔ امی جان، یہ آپ کے نام ہے، عبداللہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ صابرہ نے خط لے کر نعیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا بیٹا تم پڑھو۔ نعیم نے خط لے کر عذرا کی طرف دیکھا جو شمع اٹھا لائی اور نعیم کے قریب کھڑی ہو گئی۔ خط کی تحریر پر ایک نظر ڈالتے ہی نعیم کے دل پر ایک چرکا سا لگا۔ اس نے ماں کو سنانا چاہا لیکن خط کی عبارت نے اس کی زبان پر مہر ثبت کر دی۔ اس نے سارے خط پر جلدی جلدی نظر دوڑائی۔ خط کا مضمون نعیم کے لیے ناکردہ گناہ کی سزا کے حکم نامے سے زیادہ بھیانک تھا۔ اپنے مستقبل کا متعلق تقدیر کا ناقابل تردید فیصلہ پڑھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ایک ناقابل برداشت بوجھ اسے زمین کے ساتھ پیوست کر رہا تھا، لیکن مجاہد کی فطری ہمت بروئے کار آئی اور اس نے انتہائی کوشش کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ماموں جان نے بھائی جان کی شادی کا متعلق لکھا ہے، آپ پڑھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے خط والدہ کو دے دیا۔ صابرہ نے شمع کی روشنی کی طرف سرک کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھی بہن، عذرا کے مستقبل کے متعلق میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ میرے لیے عبداللہ اور نعیم ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو عذرا جیسی عالی نسب لڑکی کے مستقبل کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے عبداللہ اس امانت کا زیادہ حقدار معلوم ہوتا ہے۔ اسے 2 ماہ کی رخصت ملی ہے۔ آپ کوئی مناسب دن مقرر کر کے مجھے اطلاع دیں، میں 2 دن کے لیے آ جاؤں گا۔ آپ مجھ سے زیادہ ان بچوں کی طبیعت سے واقف ہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ عذرا کے مستقبل کا سوال ہے۔